हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है जी के जोन में है। और अगर आपको मेरे नोट्स बाई करने हैं तो आप जो है 8935832444 इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज या फिर फ़ोन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं संसद का गठन, संसद की शक्ति और संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप अगर वीडियो को देखते हैं तो यहाँ जो टॉपिक है कोई ज़रूरी नहीं कि वो क्वेश्चन सेम टू सेम आए। मे भी हो सकता है संसद के गठन का वर्णन कीजिए, या सिंपली सिर्फ बोला जा सकता है संसद की शक्तियों या कार्यों का वर्णन कीजिए। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उसमें पूछ सकता है लोकसभा, तो वो आने वाले प्रश्न में हम करेंगे। फिलहाल अभी हम संसद के विषय में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। विधायी अंग क्या होता है? जो कानून बनाते हैं वो विधायी अंग होते हैं। संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखता है। तो हमारा देश जो है संसदीय प्रणाली को अपनाए हुए है, जिसके कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट और केंद्रीय स्थान रखता है। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत, तो ये फैक्ट छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना चाहिए। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्ति आदि के बारे में वर्णन मिलता है। अब संसद देखते हैं, संसद किस प्रकार बना है। तो संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि संसद का गठन लोकसभा और राज्यसभा से हुआ है, जबकि संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा भी कोई कानून पास कर दे, जब तक राष्ट्रपति उसकी मंजूरी नहीं देगा तब तक वो कानून नहीं बन सकता है। यानी कि ये भी संसद का एक अभिन्न अंग है, जबकि राष्ट्रपति जो है किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो वही राज्यसभा केंद्र में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। और ये कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल अगर आपने लिख दिया तो जो है इससे जो है आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये आर्टिकल 79 में दिया हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उसे स्वीकृति ना दे दे। अब संसद की शक्ति और कार्य को देखते हैं। तो भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियों को विधायी, कार्यपालिका संबंधी, वित्तीय और अन्य श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे वर्गीकरण आप स्वयं कर सकते हैं, जैसे विधायी हो गया, कार्यपालिका हो गया, एक न्यायिक शक्ति, उसके बाद जो है हटाए जाने की शक्ति भी है। बहुत सारे पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो हमने जो है इतने ही श्रेणी में से देखा, आप चाहे तो 1-2 पॉइंट और बढ़ा सकते हैं। तो विधायी कार्य क्या है? मूलतः संसद कानून बनाने वाली संस्था है। संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, जबकि संघ सूची में जो है अभी वर्तमान 97 विषय है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाना राज्य विधायिकाओं के साथ साथ संसद भी बना सकती है। तो देखिए, पहला संघ सूची में तो बिल्कुल स्पष्टता, इसमें संसद ही केवल कानून बनाएगी। समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची में राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी, लेकिन अगर दोनों में मतभेद हो जाए तो केंद्र यानी संसद की जो कानून है वही लागू होता है। तो विधायिका के साथ साथ संसद भी कानून बना सकती है। यदि समवर्ती सूची के विषय पर संसद तथा राज्य दोनों कानून बनाते हैं और दोनों द्वारा बनाए कानून में अंतर विरोध है, तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दी जाएगी। ऐसा कोई विषय जिसका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं होता है वो अपशिष्ट सूची कहलाती है और इस पे कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। इस प्रकार संसद के कानून निर्माण संबंधी शक्तियां बहुत ही विस्तृत है। इसके अंतर्गत संघ, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट सूची तथा कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची में वर्णित विषय भी आ जाते हैं। तो राज्यसभा देखें, कुछ विषय जो है उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं और ऐसा करने के पश्चात जो है केंद्र सरकार मतलब हमारी संसद उस पर कानून बना सकती है। अब नेक्स्ट, कार्यपालिका संबंधी कार्य। तो संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका तथा कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। अपने सभी कार्यों के लिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर मंत्रिपरिषद को पदच्युत कर सकती है। इसके अतिरिक्त संसद कई अन्य प्रकार से कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। जैसे में क्या है देखते हैं। केंद्रीय सरकार से संबंधित मामलों में किसी भी विषय के बारे में संसद प्रश्न अथवा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। संसद के प्रत्येक कार्य दिवस का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, जिसमें मंत्रियों को सांसदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यदि सदस्य सरकार द्वारा दिए गए उत्तरों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उस विषय पर अलग से चर्चा करने की मांग कर सकते हैं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव कुछ ऐसे साधन है जिसके द्वारा लोक महत्व के तत्कालीन आवश्यक मामलों को उठाया जाता है। सरकार इन मामलों को बड़ी गंभीरता से लेती है, क्योंकि इसमें जो है सरकार नीतियों की कड़ी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट है बजट अथवा धन विधेयक। यहाँ तक कि किसी साधारण विधेयक को भी अस्वीकार करके लोकसभा मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास प्रकट कर सकती है। आगे देखते हैं वित्तीय कार्य। संसद को सरकारी धन का संरक्षक माना जाता है। यह केंद्रीय सरकार के संपूर्ण आय पर नियंत्रण बनाए रखती है और बिना संसद की आज्ञा के कोई धन
धनराशि व्यय नहीं की जा सकती है। संसद हर वर्ष सरकार के आय व्यय अर्थात बजट को स्वीकृति प्रदान करती है। नेक्स्ट है निर्वाचन संबंधी कार्य। तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। वे उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं। लोकसभा अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा अपने उप सभापति का निर्वाचन करती है। तो सभापति का क्यों नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट है अपदस्थ करने की शक्ति। संसद की पहल पर कई महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय अधिकारियों को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो थोड़ा मिस्टेक मुझसे हो गया गलती से, इसे जो है आप ठीक कर लीजिएगा। संसद की पहल पर कई महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय अधिकारियों को उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से अपदस्थ किया जा सकता है, जिसके बारे में अनुच्छेद 61 में उल्लेख है। यदि संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करें तो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन से संबंधित कार्य। तो संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, परंतु कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिनमें संसद द्वारा संशोधन के लिए राज्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह भी कहा है कि संसद संविधान के मूल ढांचा नहीं बदल सकती है। नेक्स्ट, विधिक कार्य। यद्यपि आपातकाल के घोषणा की शक्ति राष्ट्रपति को है, तथापि आपातकाल की भी सभी ऐसी घोषणाओं को स्वीकृति संसद ही प्रदान करती है। मतलब राष्ट्रपति ने घोषणा जरूर कर दी, लेकिन उसको स्वीकृति कौन देता है? संसद देता है। नेक्स्ट है, संसद किसी नए राज्य का विलय भारतीय संघ में कर सकती है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में कुछ क्षेत्र अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर संसद किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट है, संसद विधान परिषद को समाप्त कर सकती है अथवा निर्माण भी कर सकती है, परंतु यह केवल संबंधित राज्य के अनुरोध पर ही किया जा सकता है। कोई राज्य कहे कि वो जो है विधान परिषद को समाप्त करना चाहता है या फिर अपने राज्य में विधान परिषद का गठन करना चाहता है, तभी जो है संसद इस पर विचार करेगी, वरना नहीं। नेक्स्ट है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था की संघात्मक प्रकृति के कारण यद्यपि संसद की शक्तियां सीमित है, तथापि इसे अनेक कार्य करने होते हैं। अपने दायित्व निभाते समय इसे जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। भारत में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संघर्षों को हल करने के माध्यम संसद है। विदेश नीति निर्माण जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय पर जनमत निर्माण करने में भी यह सहायता प्रदान करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।